सो गाइस और स्टार्ट करते हैं अपने मतलब इस नए चैप्टर को। और आज मतलब हम जो है अपने क्लास 12th के चैप्टर जो है कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है। इसको कम से कम टाइम में और मतलब अच्छी इलस्ट्रेशंस के साथ इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। मतलब निपटाने को गलत मत समझना, कंप्लीट करने की और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि मतलब आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो भी डाउट्स हों ख़त्म हो जाएं। तो मतलब आपके जो भी लेक्चर रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल मतलब डाउट्स हों उसको मतलब आप इसमें मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में मतलब भेज सकते हो। और जो भी मतलब आपके मतलब अदर डाउट्स हों उसको आप मतलब मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उसमें आप मतलब भेज सकते हो, आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मतलब अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को। तो आप मतलब कैसे इसमें मतलब मैं उसका लिंक मतलब ग्रुप का तो मैं लिंक डाल ही दूंगा। चलो इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है। देखो, या तो इसका क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन में फंसा देगा, या तो वहाँ क्वेश्चन में अगर इसमें खाली एक ही पार्ट है कैलकुलेशन, आपको उल्टा सीधा नेटवर्क दे देगा रेजिस्टेंस का, उसमें कैलकुलेट ही आप करते रह जाओगे। तो वैसे कैलकुलेशन फंसा देगा, या तो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस में मतलब अल्फ़ा की कोई गंदी संदी वैल्यू दे देगा आपको, तो वहाँ आप फंस जाओगे। बाकी आप इसमें कहीं जल्दी से मतलब फंसोगे नहीं, और आपको मतलब वही कुछ ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं उन्हें ही सीखना होगा, और उन्हें अगर आप सीख गए तो आप इस चैप्टर को मास्टर कर लोगे। फिर आपको इस चैप्टर को मास्टर करने में कोई नहीं रोक सकता। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है हमारी करंट। करंट क्या होता है? करंट को मतलब आप लिख सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। डिनोट कैसे करते हैं हम? एम्पीरी, इसका एम्पीरी यानी कि ए से, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। अब देखो, करंट का आप मतलब बचपन में आपने पढ़ा होगा, करंट को Q/T से लिख देते हैं। लेकिन आप मतलब जब यहाँ आप जब पढ़ोगे तो आप इसको लिखोगे I=dQ/dt। मतलब बहुत छोटे इंटरवल में जो होगा वो क्या होगा। और मतलब यहाँ से आप एक और चीज़ लिख सकते हो, Q=इंटीग्रल I/dt। मतलब कभी I का कोई फंक्शन दिया हो सकता है और आपको मतलब उससे Q निकालना आता है और आ सकता है। तो एक हाँ गाइस, तो मैं अपनी पानी की बोतल लेने चला गया था, उसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। तो इसका मतलब जो करंट होता है हमारा, इसको मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हो, और ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होती है। डिफरेंशियल फॉर्म होती है, समझे? तो ये होती है Q। अब यहाँ से आप मतलब Q मतलब टाइम 0 से T तक कभी भी निकाल सकते हो, अगर I का मतलब कोई भी फंक्शन एज दिया हुआ हो। तो मतलब आप यहाँ से मैं आपको मतलब जैसे एक चीज़ पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं कहीं पे भी मैं लिखता हूँ Q=2T + 3T² + 4। अगर मैं कहीं ये लिखता हूँ और मैं पूछूँ फाइंड करंट एट T=3 सेकेंड, तो क्या आप निकाल सकते हो? मतलब अगर आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ फिर भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही निम्न कोटि का क्वेश्चन है ये। मतलब इसको स्टार देना बेकार है, ऐसा क्वेश्चन है। इसको मतलब आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रहा है और इसमें सिर्फ बेसिक मैथ्स का डिफ्रेंशिएशन यूज़ हो रहा है। तो मतलब आपको कर लेना चाहिए इसको, मेरे अनुमान से तो कर लेना चाहिए। ओके, तो आई थिंक हो गया होगा अब तक। चलो और देखते हैं कैसे होगा। देखो, Q को हमने ये रखा है, तो देखो dQ/dt यानी कि अगर मैं इसको इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँ और तो क्या बनेगा मेरे पास? 2 + 6T यही बनेगा, और T की वैल्यू मैं 3 सेकेंड रख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 + 18 यानी कि 20 एम्पियर।
अब यहाँ जैसे यूनिट हो यूनिट, तो देखो डिफ्रेंशिएट करके भी काफ़ी, बट जब डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी तोड़ मरोड़ के आता है, मतलब क्वेश्चन रेजिस्टेंस भी उसमें मिला देता है ना। तो ये तो मतलब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत है कि अभी आप मतलब और भी सीखोगे। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना, एक इंटीग्रेशन से, जैसे कोई पूछ ले आई का फंक्शन देख ले, आई इज इक्वल्स टू 2t³ प्लस 3t² प्लस 3, और पूछ ले चार्ज, मतलब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं आपको और सिखा देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो। देखो जैसे कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया है कि i इज इक्वल्स टू, कैसे दे दूँ मैं, तो आप निकाल लो एक सेकेंड, 1 + t² + 2t ये दिया गया है, और उसने पूछ लिया फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन, है ना। तो वो ये पूछ सकता है कि मतलब आप मतलब टोटल चार्ज फ्लोन कितना चार्ज होगा। देखो जब चार्ज मतलब चार्ज ख़त्म हो गया, जैसे मान लो कहीं एक डब्बे में एक जगह चार्ज बंद करके रखे तो वो फ्लो करे जा रहा है, तो फ्लो जैसे मान लो यहाँ डब्बे में बंद करके रखे थे हमने, फ्लो कर रहे थे, एक टाइम चार्ज ख़त्म होगा, चार्ज ख़त्म होगा। अभी आप पढ़ोगे कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे करंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ही डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट का मतलब कन्वेंशनल मानते हैं डायरेक्शन, है ना। तो अभी मतलब आप सोचोगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करो तो यहाँ अगर Q इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो इसका मतलब I इज इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या ऐसा होगा? तो अभी मान लो होगा, अभी मैं इसमें और भी चीज़ें सिखाता हूँ, है ना। कि क्या और हो सकता है। देखो कभी भी अगर कहीं पे भी जैसे इस तरह की इक्वेशन थी I इज इक्वल्स टू dQ/dt हो, तो आप समझो एक चीज़ कि आपसे जब भी पूछा जाए टोटल चार्ज फ्लोन, तो आप हरदम एक चीज़ पूछो, टोटल चार्ज फ्लोन मतलब एक तो टाइम t0 से तब तक का टाइम जब तक आपका I इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ अगर I इज इक्वल्स टू 0 आप रखो, पहले इसको सीखो, तो t² + 2t = 0 होगा, है ना। तो टाइम क्या आपका निकाल आएगा, टाइम t = -1 सेकेंड आएगा। तो ये इस तरह से यहाँ मतलब इस तरह के क्वेश्चन का नो आंसर होता है। बहुत सारे लोग आंसर दे भी देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड आता, यानी कि आपका 1 सेकेंड में पूरा चार्ज फ्लो कर गया। तो यानी कि आपको मतलब जो चार्ज निकालना था वो 0 से 1 तक निकालना था। अब आप इस एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और फिर लिमिट 0 और 1 पुट कर दो तो आपको Q आ जाएगा। लेकिन ये तो मतलब आप कर लोगे, ये चिंदी चीज़ है। अब जो आपको समझना है, जैसे मान लो कहीं पे भी कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, अभी आप अपने मैथ्स में भी पढ़ोगे, जिससे कहीं लिखा हो dx/dt इज इक्वल्स टू 0 इस तरह आ जाए, तो और कहीं आ जाए dy/dx = 0 आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ dq/dt = 0 आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि I इज इक्वल्स टू 0 हो गया, कभी भी इसका ये मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसका ये मतलब कभी भी आप निकाल ही नहीं सकते हो। इसका जानते हो क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर कोई ग्राफ Q और T का है तो उसकी जो स्लोप देखो, dq/dt मतलब देगा Q और T ग्राफ की स्लोप किसी भी टाइम इंटरवल पे, लेकिन अगर स्लोप मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई तब ये 0 देगा। मतलब dq/dt 0 का आने का मतलब होता है करंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट में के अंदर 0 आ सकता है। जैसे कांस्टेंट ये बड़ा गोला है तो इसके अंदर 0 आएगा, ये कांस्टेंट पूरा। जैसे I = 3 एम्पियर दिया गया है, तो इसका dq/dt निकालोगे आप जब इसको, मतलब जैसे मान लो Q इज इक्वल्स टू दिया हो, जैसे मान लो Q इज इक्वल्स टू दिया हो, और यहाँ पे मैंने करंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल दिया। यहाँ करंट इज इक्वल्स टू नहीं कांस्टेंट है, यहाँ चार्ज कांस्टेंट है। चार्ज आपका कांस्टेंट हो गया, यानी चार्ज आपका मूव नहीं कर रहा, रुक गया। dq/dt का मतलब ये होता है कि आपका चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, ये हो गया। जैसे मान लो Q इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड दिया जाता है, तो dq/dt आप निकालो तो यहाँ 0 आ जाएगा, समझे। तो dq/dt 0 होने का मतलब होता है I इज इक्वल्स टू 0 बट Q नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज, Q में भी 0। इस बात को आप मतलब नोट बना के लिख भी सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। असर्शन रीजंस में कई बार ये पूछ ली जाती है कि क्या dq/dt होने 0 होने का मतलब ये होता है कि आपका जो I है वो 0 हो और क्या आपका Q है वो भी 0 हो। तो ये Q तो मतलब 0 नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, मतलब 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन I आपका 0 होगा। तो इस बात को आप नोट बना के लिख लो, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे सिलेबस की। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी मतलब
करंट की मोटी मोटी बातें। अब देखो एक दो बातें और पढ़ लो। जो करंट होता है आपका, वो आपकी एक टेंसर क्वांटिटी होता है, और टेंसर ही लिखना कहीं आए तो बहरहाल आपका कहीं पे भी स्केलर मत लिख देना बस, बाकी चाहे जो लिखना। इसके टेंसर नहीं तो वेक्टर लिखना। देखो करंट जो होता है वो कभी भी मतलब, जैसे मान लो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, इधर से मान लो 3 एम्पियर आया और इधर 2 एम्पियर गया, इधर 1 एम्पियर गया, ठीक है। तो और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो क्या यहाँ वेक्टर सम लग रहा? नहीं लग रहा ना, बिल्कुल नहीं लग रहा भाई। इधर 2 1 3 स्केलर फॉलो कर रहा। लेकिन कहीं पे अगर ये हो जाए, ये तो नहीं लिखा गया ना कि 1 एम्पियर इधर को चला गया। इसका मतलब करंट की को पढ़ने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, लेकिन दोनों एक साथ कहीं नहीं लगता है ना। तो इस बात को आप थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में सोच के और समझ के रख सकते हो। तो आगे मतलब बढ़ते हैं आगे इसी चीज़ में। तो आओ देखते हैं आगे। चैप्टर मतलब थोड़ा अच्छा है, तो थोड़ा समझोगे इसको, मतलब इस चैप्टर को, तो ये आ जाएगा चैप्टर। इतना मतलब बुरा चैप्टर भी नहीं है कि आप मतलब एकदम परेशान ही कर दे। तो देखो अब ये सब तो बातें हो गई सब चीज़ की, लेकिन अब करंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं, और हमें एक वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत होगी करंट में। तो वेक्टर क्वांटिटी डिसाइड की गई करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी आपकी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी डिसाइड की गई, जिसको पढ़ा जाता है जे वेक्टर से, और इसी को पढ़ा जाता है स्केलर वेक्टर फॉर्म ऑफ OHMS ओम्स लॉ, ठीक है। इसी को वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स भी लॉ भी पढ़ा जाता है, स्केलर वेक्टर फॉर्म। मतलब क्या होता है, ऐसे डिफाइन किया गया जैसे ये आपका एक कोई क्रॉस सेक्शन है, ऐसे मान सकते हो, ऐसे क्रॉस सेक्शन है, ये 20 से काटा गया। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको मतलब अभी तक पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और ना पता हो तो जान लो कि एरिया एक वेक्टर होता है। जैसे ये मान लो एक आपका रेक्टेंगल है, इसकी अभी मतलब आप वेक्टर 3D में पढ़ोगे, इसकी एक साइड को ए वेक्टर से डिनोट किया गया और दूसरी साइड को बी वेक्टर से डिनोट किया गया, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसका देखो, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया वेक्टर हम लोग डिनोट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और जैसे अगर कोई सॉलिड फिगर है, जैसे कोई स्फेयर आ जाए, तो इससे नॉर्मली आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर, और इसमें हरदम बाहर ही होता है, नॉर्मली आउटवर्ड ही। लिख लो इस बात को, नॉर्मली आउटवर्ड फॉर सॉलिड फिगर्स। और ऊपर नीचे कहीं पे भी मान सकते हो, कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मानना वो हरदम एक ही डायरेक्शन, मतलब पूरे क्वेश्चन में एक ही मानना है। अगर पूरे क्वेश्चन में ऊपर माने हो तो ऊपर ही मानना, नीचे माने हो तो नीचे ही मानना। तो इस तरह हो सकता है प्लेन लैमिनर फिगर्स के लिए आप इस तरह मान सकते हो इसको, है ना। तो आई होप मतलब इतना तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो इसका इतना मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन कहीं काटा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का आप एरिया वेक्टर क्या लिखोगे, नॉर्मली आउटवर्ड, या तो इधर या तो इधर, लेकिन एक ही तरफ मानो, इधर माने, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं हम लोग डी ए वेक्टर। तो जो हमारा जे डिफाइन किया गया, जे वेक्टर, वो डिफाइन किया था करंट अपॉन एरिया वेक्टर। और अच्छे से अगर मैं लिखूं तो करंट ये डिफाइन किया गया, जैसे मान लो करंट, जैसे मान लो एरिया वेक्टर ऐसे था और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लो आपका, कैसे मैं बताऊं, मान लो एरिया वेक्टर जो था हमने, एरिया वेक्टर आप मतलब कैसे मानना बताऊं मैं, एरिया वेक्टर मान लो हमने ऐसा काटा और करंट बह रहा था ऐसा, तो इस तरह का जो एरिया आया तिरछा, मतलब बनाने की शेप का, इसका क्या होगा, इसका भी एरिया वेक्टर यही होगा। एरिया वेक्टर हरदम ऐसा होता है, मतलब मान लो अगर एरिया वेक्टर ऐसा कटता तो क्या करते आप सिंपली कुछ ना करते, इसका एरिया वेक्टर कैसा होता, ऐसे निकलता बाहर। अब एरिया वेक्टर और करंट के बीच का जो एंगल होता है थीटा, समझ रहे हो। देखो एक तो ये देख सकते हो कि अगर ये इसका एरिया वेक्टर इधर ही को आता, तो इसका अगर इधर को कंपोनेंट लो, तो ये जो ये वाला एरिया होता, ये
परपेंडिकुलर वाला, ये वाला, ये जिस पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, इस तरह समझ सकते हो। या फिर आप ये समझ सकते हो कि आप हरदम जब भी करंट लिखोगे तो आप जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट लिखते हो, यानी कि मॉड ऑफ जे वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर और उन दोनों के बीच का कॉस थीटा। इस तरह आप करंट को डिफाइन करते हो। ये होता है स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मतलब इसके स्केलर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब ये है तो स्केलर प्रोडक्ट ही ना, इसलिए देखो स्केलर लगा ना, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी जो यूनिट होती है, पहले तो आप मतलब ये समझो, यूनिट जो होती है उसकी होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतनी चीज़ें आप मतलब समझ लो, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे हम मतलब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो हमें अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में मिलती है ना। तो आगे मतलब बढ़ते हैं इस चीज़ में, और इसमें मतलब और भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि क्या और क्या मतलब नहीं होता। एक चीज़ मतलब आप समझ लो इसमें, अभी आप मतलब आगे पढ़ोगे भी जाके, और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा तो होगा, एक होता परमिटिविटी। तो आपको मतलब मैं एक शॉर्ट नॉलेज दिए दे रहा हूँ, मुझे याद आ गया लगे हाथ, कि कभी कभी परमिटिविटी ऑफ मटेरियल के साथ खेलता है इसमें। तो आप मतलब एक चीज़ ये ध्यान रखो कि परमिटिविटी जो होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए होती है, और ई जो होती है ये मीडियम की होती है। लेकिन मीडियम की परमिटिविटी किसी को नहीं पता होती, हमें पता होता है ई रिलेटिव। ई रिलेटिव क्या होता है, देखो ई रिलेटिव हमारा होता है मीडियम की अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर मीडियम तुम्हारा वैक्यूम है तो ई आर इज इक्वल्स टू 1, और अदरवाइज ई जो मीडियम की होती है वो होती है ई इंटू ई रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस बात को आप मतलब छोटे से बॉक्स बना के नीचे लिख सकते हो, तो आपको मतलब ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब मतलब हम लोग अपने चैप्टर में बेसिकली एंट्री करते हैं, और यहाँ से हम लोग सीखेंगे मतलब मीन फ्री पाथ क्या होता है, और मतलब बहुत दुनियादारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग अब, कि कैसे कैसे मतलब कंडक्टर से फ्लो करंट करता है। चलो अब सीखना चालू करते हैं। देखो चलो अब मान लो एक मेरे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इसमें करंट ऐसे ऐसे जूम 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 फ्लो कर रहा है। तो एक बात सुनो समझो, अगर करंट ऐसे जूम 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 फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऐसे जूम इधर को फ्लो कर रहे होंगे, उल्टा फ्लो कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हरदम ध्यान रखना। तो एक चीज़ आप मतलब अपने दिमाग में ये बैठा के चलो कि जो भी आपका करंट फ्लो करता है वो करंट फ्लो होता क्यों है। करंट फ्लो इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो एक मतलब आप समझो जैसे ये कोई क्रॉस सेक्शन है मेरा, और इसकी लेंथ L है, और इसके अक्रॉस मैंने बैटरी लगाई है V वोल्ट की, ठीक है। तो एक चीज़ मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी V/L होगी। ये तो मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसको इक्वेशन 1 मान के रख लो अपने पास, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चीज़ है। अब एक चीज़ आप समझो, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, देखो इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा, देखो एक चीज़ तो जानते होगी कि वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है, एक सेकेंड, हाँ। तो एक चीज़ तो आप मानोगे कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखो बहुत सारे कॉम्पैक्टली अरेंज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ऐसे 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 बहुत सारे, ये इससे लड़ा इससे लड़ा इससे लड़ा इससे लड़ा, एकदम गिचिर पिचिर मचा दी इसने, है ना। तो इसको तो मैंने बंद ही कर दिया। ये दोनों ये सब जब एक साथ लड़े भिड़े एकदम कूटे पीटे, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ वो तो 0 हो गया, लेकिन स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो 0 नहीं होती है। ये आप मतलब इज़ नॉट इक्वल टू 0, इस बात को आप मतलब ध्यान रख लो। उसी तरह डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करता हो तो बहुत ज़्यादा होती है, इज़ नॉट इक्वल टू 0।
पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका वो इक्वल टू 0 हो जाता है। ये मतलब आप ध्यान रखना इस बात को। अब हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ें, तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो हरदम के लिए 0 है। अब कुछ डेरिवेशंस होंगे यहाँ पे और उन्हें मतलब हम आगे समझेंगे कि क्या होंगे वो डेरिवेशंस। देखो डेरिवेशंस में सबसे पहले ये आता है कि हमारा एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो करंट में तो हमने पढ़ा, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स तो आप कह रहे हो चल रहे हो। देखो वो क्या होता है, जब हम कोई वोल्टेज लगाते हैं तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक ये पेन है, एक ये पेन है, ये पेन इससे लड़े ऐसे 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 ऐसे, ये दोनों एक दूसरे से कटर पटर ऐसे लड़ती भिड़ती रहें। पर मान लो मैं कुछ ऐसा जादुई चुंबक बना दूं जो इन दोनों पेनों को ऐसे दूर खींचे, लड़ते लड़ते मान लो ये खींचे ऐसे दूर दूर दोनों को। तो इलेक्ट्रॉन्स ये जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, ये ड्यू टू उनकी एवरेज वेलोसिटी है। पर ये जो खींचे जा रहे हैं ना, मतलब ये खींचे जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ये अपने मन से नहीं चल रहे हैं, खींचे जा रहे हैं डिफरेंस की वजह से। जैसे आप और आपका दोस्त पहाड़ी पे लड़ रहे हो, तो आपका ना आप आगे बढ़ रहे हो ना आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है, लेकिन तुरंत लैंडस्लाइड आ जाए तो आप और आपका दोस्त दोनों नीचे चले आओगे। तो आप तब ये थोड़ी नहीं कह सकते मैं और मेरा दोस्त तो लड़ रहे थे नीचे कैसे आ गए। तो उस तरह वाला केस हो जाता है। तो जो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस होती है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्पीड जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होगी वो बहुत 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 ज़्यादा होती है वी ड्रिफ्ट से। तो अब जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई तो इनका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। तो एक चीज़ मतलब आप समझ सकते हो यहाँ से, अगर मैं बताऊँ कि जैसे मानो एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से मतलब टकराने तक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक टकराने के लिए अगर मान लो लैम्डा पाथ चलता है, तो इसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मेरी राइटिंग थोड़ी मतलब गड़बड़ है, सुनते रहना आप बात को। इसी को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं कि एक कोलिजन होने से और दूसरे कोलिजन होने तक का जो पाथ उसने चला उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। और इसमें लगा हुआ टाइम इसको कहते हैं टाउ रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हो, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो एक चीज़ ज़रा आप सोचो कि एक्सेलरेशन तो है नहीं इनमें, तो यहाँ पे मोशन का दूसरा इक्वेशन हरदम वैलिड होगा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। लेकिन यू जो है अभी मैंने पीछे बताया इनिशियल वेलोसिटी सबकी 0 है, क्योंकि ये लड़ भिड़ के आपस में ही मरे जा रहे हैं, है ना। इतने कोलिजन्स हो गए यार कि वो कब चला और कब रुका कुछ समझ ही नहीं आया। इतने ज़्यादा, जैसे मतलब एक कमरे में 1000 लोग हो, कैपेसिटी उस कमरे की 10 लोग हो, तो आप सोचे दौड़ने की, तो आपके सोचने और आपके रुकने के बीच में तो टाइम इंटरवल नहीं जज किया जा सकता, तो आपके दौड़ने और रुकने के बीच का कैसे जज कर लिया जाए, उसी तरह वाला हाल है। तो लैम्डा बराबर 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर यहाँ से ये लिख सकते हो, और टी जो होगा वो आपका टाउ के बराबर होगा, टाउ स्क्वायर। अब एक बात समझो, जो उसने ये इतनी दूरी चलेगा वो क्यों किसकी वजह से चलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से चलेगा। तो वी ड्रिफ्ट को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा अपॉन टाउ, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ है ही नहीं। और एक्सेलरेशन जो होता है उसको आप देखो कैसे करेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हरदम एक फोर्स लगाती है, लेकिन फोर्स जो होगी हमारी वो एक कांस्टेंट फोर्स होगी। तो फोर्स जो हमारे होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो E इंटू वी होगी, इतना मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। और E इंटू वी, ये भाई जो आपकी फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होती है, यहाँ पे मैंने सॉरी वी लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इंटू क्यू लिख सकते हो, और फोर्स बराबर एम ए होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ जाएगा वी ई अपॉन आपका एम एल। तो अगर इसको देख लें तो यहाँ पे आप अगर इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो ऊपर की इक्वेशन से, जो अभी हमने पिछले उस पेज में लिखी थी कंडक्टर के ऊपर, कि कंडक्टर की लेंथ L है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने V अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगी वो V/L सेटअप होगी। तो वहाँ से ये चीज़ आएगी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा वो V/L इंटू E/m। और इसको याद भी रखते हैं कि एक्सेलरेशन हरदम QE यानी कि QE/m होता है, और E की वैल्यू V/L है यहाँ पे। तो इस चीज़ को उठा के आप यहाँ रखो, ये यहाँ वाली जगह में,
तो आपको लैम्डा जो मिलेगा यहाँ पे आपका वो होगा 1/2 इंटू क्यू इंटू ई अपॉन एम एल टाउ स्क्वायर। इसको याद नहीं करना, ये ध्यान रखो कि ये डिराइव कैसे हो, ताकि आप भी 5 मिनट में इसको डिराइव कर लो, क्योंकि याद करने में तो बहुत दिक्कत आ जाएगी इसको। और यहीं से आप मतलब एक और चीज़ लिख सकते हो, वी डी की भी वैल्यू लिख सकते हो आप। वी डी क्या होता है, वी डी हो जाएगा AT मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, तो उसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू ई टाउ बाई एम, है ना। इस चीज़ को मतलब आप ध्यान से और इसको मतलब एकदम मन में बैठा लो कि इसको ये कहाँ से आया, क्यों आया, इस पे मतलब आप मत पढ़ो। और इसको मतलब ये जो वी डी हमने लिखा है, ये हमने लिखा है लैम्डा बाई टी से, अगर मतलब किसी को ना समझ आ रहा हो, लैम्डा बाई टाउ से वाले से उससे। तो यहाँ टाउ का, यहाँ पे लैम्डा जब डिराइव हो जाएगा टाउ का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ खाली ऊपर टाउ बचा है ना। तो आई होप मतलब यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक चीज़ जो मतलब आपको ध्यान रखनी होती है यहाँ पे कि कैसे मतलब आप मतलब डिफ़ाइन कर पाओगे कि अभी आगे मतलब आप पढ़ोगे। एक होता है एन। एन क्या होता है, एन होता है आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर अपॉन वॉल्यूम। तो जो कैपिटल एन हम लोग डिफाइंड होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो कि फ्री हों, वो आयंस भी हो सकते हैं अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं। अब एन में मतलब आप ना कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब आगे मतलब देखते हैं एक चीज़, एक बात समझो। जैसे मान लो मेरे पास एक ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया था, इसका एरिया मान लो मेरे पास DA था, इससे चार्ज गया DQ DT टाइम में गया। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा एरिया जो होगा, मतलब यहाँ पे मान लो इस एरिया, ये एरिया मान लो इस एरिया में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स थे और वो कुछ देर में यहाँ से यहाँ आ गए, DT टाइम में वो यहाँ से यहाँ आए हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा DT यानी कि यूनिट टाइम में। तो अगर मान लो उनकी वेलोसिटी v थी तो v ड्रिफ्ट इंटू DT, ठीक है, इतनी उन्होंने दूरी चली और इतना मतलब इसका इतना उन्होंने लेंथ मतलब कवर किया है। तो एक चीज़ आप मतलब ध्यान दो कि आपको जो dQ/dt होता है वो आपका करंट होता है। तो dQ/dt को आप क्या लिख सकते हो, कितने चार्ज कैरियर होंगे इसकी इतने वॉल्यूम में, n होंगे, इंटू मतलब जो हमारा मतलब मतलब अगर इसको आप इंटू करो तो आप मतलब देखोगे यहाँ से ये आपके चार्ज हैं, ये पर यूनिट टाइम है ना। तो n इंटू वी डी ये मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी। और एक चीज़ आप समझो कि इसमें चार्ज कितने होंगे। अगर n इसका जो मतलब हमारे पास चार्ज कैरियर था तो इसके चार्ज कितने होंगे, इसको मतलब अगर आप समझो तो आपको ये समझ आएगा कि इसमें dq चार्ज होगा और वो बराबर होगा आपका एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इनटू। बार बार ध्यान से सुनते रहो इसको, क्योंकि सोचो जब मैं स्किप कर पा रहा हूँ अपनी टंग में मतलब मिस कर जा रहा हूँ, तो आपको सुनना कितना ज़रूरी है इसको मतलब ध्यान से। तो मतलब अपनी कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखो। इसका एरिया जो होगा, एरिया तो DA कुछ मानना नहीं, क्योंकि एरिया तो फिक्स है, इसका जितना एरिया है उतना ही इसका भी एरिया। तो पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू कितना वॉल्यूम है। देखो अगर कोई आपसे बोले कि पर यूनिट वॉल्यूम में 10 लीटर पानी आ रहा, तो एक कुंटल वॉल्यूम में कितने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना आपका पानी आएगा। तो आप यही कहोगे कि आप पर यूनिट वाले को 1 लीटर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसी तरह पर यूनिट में अगर n है तो एक इतने वॉल्यूम में कितना आएगा, तो इतने n को इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना वॉल्यूम है कितना, एरिया को आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेंथ यही होगी, क्योंकि लेंथ ऊपर अभी हमने निकाली है इस जगह से। इतने तो मतलब चार्ज कैरियर होगा और हर चार्ज कैरियर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। इसको याद रखना। तो यहाँ से आप इसको ये लिख सकते हो। अब DQ इतना हो गया। अब इसको अगर आप DT से डिवाइड कर दो तो ये DT कट जाएगा। बचा हुआ जो एक्सप्रेशन है उसको याद कैसे रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। I बराबर होता है वीना, VENA। इसको आप ध्यान रखो, पुरानी ऑर्थोडॉक्स ट्रिक्स है, इसको आप ध्यान रखो, ये ओवरऑल रिजल्ट आता है यहाँ से, है ना। तो I बराबर वीना होता है और यहाँ पे V जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आपकी, है ना। अब यहाँ से VD की वैल्यू रखवाते हैं, सब कुछ वैल्यू रखवाते हैं। और एक चीज़ मतलब आप जो छोटी क्लासों में भी जानते होंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सर्किट का वो होता है रो इंटू L अपॉन A। तो ये जो रो होता है ना, यहीं से निकल के आ जाता है
कि कैसे मतलब देखो V/I का एक्सप्रेशन बनता है और वो कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट सब आता है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, कर सकता हूँ आगे और डेरिवेशन, लेकिन फालतू में आपका दिमाग ख़राब होगा। तो आप 2-3 बातें आप मोटा मोटा ध्यान रखो कि जो आपकी रो यानी कि रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 2m/ne² टाउ है। कभी कभी टाउ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके लिए होती है बस ये। और कंडक्टिविटी जो होती है 1/ρ होती है। तो इस बात को बस आप ध्यान रखो और आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है ना। अब एक सेकेंड, अब मैं आपकी कुछ और चीज़ें क्लियर करता हूँ कि आपके मन में विचार एक आता होगा जब आप रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस की बात आती होगी कि सर्किट की रेजिस्टेंस जो होती है, देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इस बात को मतलब आप अपने बुकों में नोट कर लो कि रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी चीज़ पे नहीं डिपेंड करती है सिवाय टेम्परेचर के। टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टिविटी भी बदल जाती हैं कभी कभी हाइयर कंडक्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग मतलब अपना रखते हैं पहला लेक्चर, और मतलब अब अगले लेक्चर में हम लोग इसी पे कुछ और अच्छे एग्जांपल इलस्ट्रेशंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर नाउ।